अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल लेक्चर तो ख़त्म हो गए हैं। आज का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम बताएंगे कि फ़िक्स असेट की टोटल कॉस्ट कैसे मालूम की जाती है डेप्रिसिएशन में, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन या टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो भी आपका सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन फ़िक्स असेट्स है उसकी टोटल कॉस्ट कैसे मालूम किया जाए। टोटल कॉस्ट मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मालूम करना नहीं आती तो आप जो भी अमाउंट से डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा, गलत होगा। इसका एक फॉर्मेट है, ये पेटी वाला की बुक में दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, हर पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। चलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट कैसे मालूम की जाती है। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट की हेडिंग नज़र आ रही है आपको। द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होती है, परचेज प्राइस शामिल होती है इसके अंदर, प्लस ऑल एक्सपेंसेस, वो तमाम अखराजात जो इनकट जो किए जाते हैं इन कनेक्शन विद इट्स एक्विजिशन, इसको हासिल करने में जो भी अखराजात किए जाते हैं वो इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। एंड मेकिंग इट इन अ यूजेबल कंडीशन, और अगर पुराना इक्विपमेंट ख़रीदा है, पुरानी कोई मशीन ख़रीदी है तो उसके ऊपर जो है उसको काबिल इस्तेमाल में लाने के लिए जो जो खर्चे होते हैं वो सब इसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो इसकी कॉस्ट में ऐड करने का जो एक फॉर्मेट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, सवाल जब भी आपको डेप्रिसिएशन का सवाल दिया जाएगा, जब भी सवाल जाएगा तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ जो है इक्विपमेंट है, फिक्स असेट है, जो भी आपका फिक्स असेट दिया है, मशीन दी है, उसकी टोटल कॉस्ट दी गई है। अगर टोटल कॉस्ट नहीं दी गई, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टोटल कॉस्ट दे दी जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके आइटम दे दिए जाते हैं, उन आइटम को आपने उनके ज़रिए से खुद मालूम करना होती है कॉस्ट। ये सवाल में टोटल कॉस्ट मालूम करने की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आप डेप्रिसिएशन उस वक्त तक नहीं मालूम कर सकते जब तक आपके पास टोटल कॉस्ट नहीं आ जाए फिक्स असेट की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स को मालूम करने का एक फॉर्मेट है। सवाल जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आए जिसके अंदर टोटल कॉस्ट नहीं हो बल्कि आइटम दे दी जाए, तो आप सवाल में सबसे पहले देखिएगा लीस्ट प्राइस तलाश करिएगा। सवाल में जब आपको लीस्ट प्राइस मिल जाए तो वो आप इस जगह लिखिएगा, दो कॉलम बना लीजिएगा। ये जो आपको नज़र आ रही है ये लीस्ट प्राइस यहाँ लिखिएगा। लीस्ट प्राइस के बाद इसमें से तलाश करेगा सवाल के अंदर कि इस लीस्ट प्राइस को जब बार्गेनिंग होती है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ज़रूर देता है बेचने वाला। सेलर जो है आपको, परचेजर को कुछ डिस्काउंट देता है कि कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने, ख़रीदारी के ऊपर जो डिस्काउंट दिया था उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। वो इस लिस्ट प्राइस में से, लिस्ट प्राइस वो होती है जो दुकान में टोकन जब हम बाटा की दुकान में जाते हैं, जूतों के अंदर एक कार्ड लगा होता है, उस पर एक प्राइस लिखी होती है, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। जब हम ख़रीदने के लिए बार्गेनिंग करते हैं दुकानदार से तो हमें कुछ डिस्काउंट देता है, उसी डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। उस ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं। याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री पास नहीं की जाती, ये सेलर और परचेज़र के बीच में होता है। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री पास नहीं की जाती। तो ये जो है इसको लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आपको कितने का पड़ा ये इसको बोलेंगे नेट ट्रेड प्राइस। अभी ये ट्रेड प्राइस है, अभी कैश प्राइस नहीं है। ये नेट ट्रेड प्राइस बन गई। अब इस प्राइस के ऊपर ही आपका या इनवॉइस बन सकता है या आगे कोई कंडीशन लगा दे सकते हैं वो इनवॉइस में कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दें तो आपको 5%, 4%, 2% डिस्काउंट देंगे, वरना आपकी नेट पेमेंट जो होगी वो 30 डेज़ में या 60 डेज़ में एक टर्मिनोलॉजी लिखते हैं वो, जैसे लिखेंगे 210, N30। 2 का मतलब है ये डिस्काउंट मिलेगा 2%, और जो है 10 का मतलब है अगर आप 10 डेज़ में पेमेंट कर दें। कॉमा लगने का फिर लिखा होता है N30। अगर आप ये डिस्काउंट फैसिलिटीज अवेल नहीं करते तो N30 का मतलब 30 दिन में तो आपने पेमेंट करनी है, नेट पेमेंट जो भी पूरी है। तो ऐसी कंडीशन लग जाती है। तो ये नेट प्राइस आ गई, आपकी ट्रेड प्राइस आ गई है ये। अब अगर कोई डिस्काउंट की बात हुई है कि आप 10 दिन में पेमेंट कर दो, 2%, 4% डिस्काउंट मिलेगा, और आपने 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी डिस्काउंट पीरियड के अंदर, तो वो डिस्काउंट यहाँ से लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो नेट कैश प्राइस कहलाएगी। अब जब भी नेट कैश प्राइस बनती है तो उसके ऊपर एक जो है सेल टैक्स भी पे करते हैं। जब मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं 17%, 18% जो भी उस वक्त टैक्स चल रहा होता है, उस टैक्स को इस नेट कैश प्राइस पे अप्लाई करते हैं, परसेंटेज को। जो अमाउंट आता है वो यहाँ से जो है ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ये नेट कैश प्राइस जो सेल टैक्स गवर्नमेंट दे रहा है उसको भी जमा कर लेंगे, तो ये आपके पास इनवॉइस प्राइस, इस पर इनवॉइस बन जाएगा कि आपको पेमेंट करने का इनवॉइस। क्योंकि ज़्यादातर अशिया हम उधार में ख़रीदते हैं इसलिए इनवॉइस बनता है। इसके बाद जब ये आपकी इनवॉइस प्राइस आ गई, इसके बाद सवाल के अंदर देखिएगा अदर और एक्सपेंडिचर, मशीन के
काम करने से पहले यानी फिक्स एसेट के ऑपरेट करने परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले क्या क्या और खर्चे हो गए हैं। तो जो जो पॉसिबल खर्चे हैं वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। सवाल में इनमें से 2-4 ही दिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेंडिचर जो ऐड होते हैं वो दिखा रहे हैं। इन सबको एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंडिचर, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लें या अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के नाम से आप इनको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपको दे सकते हैं सवाल के अंदर, सवाल में आपको दे सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब है जब आपने परचेज़ करी है अपनी फैक्ट्री तक लेकर आ रहे हैं किसी मशीन वगैरह को कहीं से, तो ट्रांसपोर्टेशन इन आप परचेज़र पे कर रहा है तो वो भी आपकी मशीन कॉस्ट में ऐड हो जाएगा जो आप खरीद कर लाए। अगर फ्रेट इन होता है कि अगर आप किसी मुल्क से अपने मुल्क में ला रहे हैं तो लाने का जो किराया हुआ जहाज़ के ज़रिए से ला रहे हैं तो उस मशीन का किराया फ्रेट इन भी ऐड हो जाता है। कैरेज इन घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी सुजुकी के अंदर लेकर आ रहे हैं आप किसी इसके अंदर कैरी करते हुए, तो उसका किराया जो भी होता है वो भी होता है, या कैरेज इन बोल लो या कार्टेज इन बोल लो, घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी। तो ये जो जितना भी किसी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है मशीन लाने का अपनी फैक्ट्री तक, कहीं दुकानदार जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक लाने का मशीन का जो किराया होता है वो भी ऐड हो जाता है मशीन की कॉस्ट में। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, मशीन को आपने ट्रक पे चढ़ाया था या सुजुकी पे चढ़ाया था या गधा गाड़ी घोड़ा गाड़ी जिस पे भी चढ़ाया था या पानी के जहाज़ पे चढ़ाया था, उसको लोडिंग कहेंगे, उसका किराया अलग होता है। जब उसको अनलोडिंग उतरवाते हैं अपने जगह पर तो उसका भी किराया होता है, तो जो भी किराया बनता है वो भी ऐड कर लेंगे मशीन को लाने का। फिर इंश्योरेंस ट्रांजिट, अगर मशीन किसी मुल्क से मंगवा रहे हैं तो रास्ते का बीमा करवाना पड़ता है कि एक समंदर से इस समंदर तक उस पोर्ट से इस पोर्ट तक आते हुए जो समंदर में कोई तूफान आ जाए कुछ आ जाए तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर तूफान आ गया मशीन डूब गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इसका कंपनसेशन दे देगी। तो ये रास्ते इन ट्रांजिट माने रास्ते का बीमा होता है, वो भी ऐड कर लेते हैं कॉस्ट में। इंस्टॉलेशन चार्जेस, जब मशीन आपकी फैक्ट्री पर आ जाती है, आपकी दुकान पर आ जाती है, आपकी जगह पर आ जाती है तो उसको फिक्स करवाना होता है, क्रेन वगैरह मंगवाते हैं तो इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करते हैं उसके। टेस्ट रनिंग चार्जेस, यानी इंजीनियर को बुलाते हैं, वो मशीन को ऑपरेट करके दिखाता है पूरा तो वो अपनी फ़ीस लेता है। तो इंजीनियर की जो टेस्टिंग एंड रनिंग फ़ीस होती है वो थोड़ी सी प्रोडक्शन करके दिखाया था मशीन की, वो भी ऐड करते हैं कॉस्ट के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ जो ऐड कर सकते हैं, सारे के सारे सवाल में नहीं आ जाएंगे, 2-4 आइटम आते हैं, लेकिन ये पॉसिबल सारे आइटम बताए जा रहे हैं कि जो आपको याद होने चाहिए, ये सब ऐड होते हैं। अगर आपने बाहर से मशीन मंगवा रही है तो इम्पोर्ट ड्यूटी आपको देना पड़ेगी, दरामदी ड्यूटी, वो भी ऐड करेंगे। कस्टम पे जब मशीन आती है तो कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ती है, कस्टम ड्यूटी भी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने की मशीन को, तो वो भी पे करना पड़ेगी आपको। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसियाँ होती हैं जो मशीन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसको भी जो उन्होंने करवाया होगा, क्लियर करवाया होगा, या तक आपके दुकान तक आपकी फैक्ट्री तक पहुँचाया होगा, वो अपने चार्जेस लेंगे, वो भी इसकी कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओवरहॉलिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, अगर आपने कोई पुरानी मशीन वगैरह करी है तो आप उसको ओवरहॉलिंग पूरी इसमें ऑयलिंग वायलिंग सब करवाते हैं, उसका पार्ट्स वगैरह को रिप्लेस कराते हैं, तो वो भी आप जितना भी खर्चा आता है वो भी कॉस्ट इस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फिर ऑयलिंग फ्यूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग, मशीन को जो है ये सब ऑयल वगैरह करना पड़ता है, इसके ऊपर भी कुछ मटेरियल खर्च होता है और एक लेबर इस काम को करता है तो उस पर जो खर्चा आता है वो भी हम ऑयलिंग फ्यूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं कॉस्ट के अंदर। फाउंडेशन चार्जेस, जहाँ मशीन फिक्स कराना पड़ती है वहाँ एक फाउंडेशन बनवाते हैं, मजदूर वगैरह बुलाते हैं, वो फाउंडेशन बनाते हैं, उसकी बुनियाद बनाते हैं, जहाँ पे मशीन रखी जाती है उस पर भी खर्चा आता है, वो भी ऐड कर लेते हैं। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर जो लगती है मशीन पे, वो भी ऐड कर लेते हैं। ये तमाम जितने भी खर्चे फर्दर हुए हैं ये वो रीज़नेबल खर्चे हैं जो अगर ये सारे खर्चे हो जाए तो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। सबका टोटल करा, ये लिख दिया हमने, ये टोटल आ गया, इसका नाम दे दिया कॉस्ट ऑफ मशीन। इसका नाम जो है टोटल, इसका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा लेकिन मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम होगा जो ऊपर हेडिंग डाली है, टोटल एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस टोटल को जो आपकी इनवॉइस का टोटल है, इनवॉइस प्राइस का टोटल है आपका, इनवॉइस प्राइस को और ये एडिशनल कॉस्ट का जो टोटल, इन दोनों को जमा कर लो तो जो आपके पास प्राइस आती है कॉस्ट ऑफ मशीन यानी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट हो गई। अब ये जो कॉस्ट है इस कॉस्ट से मशीन रिकॉर्ड होगी और इसी कॉस्ट पे आपका डेप्रिसिएशन के फार्मूले अप्लाई होंगे और साल का डेप्रिसिएशन मालूम किया जाएगा। ये मालूम करना ज़रूरी है, सवाल में रिक्वायरमेंट हो या ना हो लेकिन इसका मालूम करना ज़रूरी होता है। अब अगर हमको ये मालूम करना है कि हमारी डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या पड़ेगी तो इसके अंदर से हम लेस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो मशीन की
टोटल लाइफ है वो ख़त्म हो जाने के बाद भी कुछ वैल्यू कबाड़ियों की कीमत जो रहती है, स्क्रैप माने कबाड़ियों की कीमत जो आपको मिल सकती है, वो निकाल दो इसमें से। तो अब बाकी तमाम ईयर पे डिवाइड होके हर साल जो है वो घिसेगी, जिसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। ये आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जब डेप्रिसिएबल कॉस्ट ये लिखा हुआ है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट आपकी आ गई। डेप्रिसिएबल कॉस्ट किस तरह निकलती है? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो अभी तक मशीन का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अब इसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अब हमारे इसके बाद जो कैलकुलेशन होगी, डेप्रिसिएशन के फार्मूले क्या हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे की आती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। आप इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे लेक्चर ये अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा और हमारी हौसला अफजाई भी होगी, और हम इस तरह अच्छे अच्छे लेक्चर आपके सामने बनाते रहेंगे, आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज को पॉलिश करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।